जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, भले ही पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे और इस दौरान कई लोग ये पूछ रहे हैं कि पुतिन और मोदी के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें तो कोई डिफेंस डील हुई ही नहीं। दरअसल दोस्तों, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है जो कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर एक अपडेट जो आई है वो आई है भारत और रशिया को लेकर, जिसमें कि 300 R-37M मिसाइलों की डील अब फाइनल होने वाली है और ये डिलीवरी 12 से 18 महीनों में शुरू हो जाएगी। R-37M, जिसे कि नाटो में A13 एक्सेहेड कहा जाता है, आज की तारीख में दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी एंगेजमेंट रेंज है 300 किलोमीटर से ज्यादा। हालांकि ऑफिशियली तौर पर इसे 150 से 200 किलोमीटर से ऊपर बताया जाता है। इसका मेन काम है दुश्मनों के अवाक्स, एयरबोर्न टैंकर्स, स्टैंड ऑफ जैमर्स, हाई वैल्यू एसेट्स, इन सबको भारतीय सीमा में आने से पहले मार गिराना। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि Su-30 MKI पर इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही Su-30SM और Su-35S पर लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को केवल N011M बार रडार में सॉफ्टवेयर अपडेट और मिशन कंप्यूटर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चरल बदलाव भी नहीं किया जाएगा फाइटर जेट में। और इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों R-37M मिलने से फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल एडवांटेज मिलेगा। और अगर एक Su-30M के 2 R-37M भी अपने साथ ले जाएगा तो वो दुश्मनों के अवाक्स और टैंकरों को पलक झपकते खत्म कर देगा। इवन दोस्तों, ये मिसाइल ऑन पेपर नहीं है बल्कि बैटल प्रूवन है। R-37M भारत के लिए एक इंटरिम क्षमता होगी जब तक भारत की अपनी स्वदेशी SFDR बेस्ड अस्त्र मार्क 3 जो कि 2030 से 2032 के आसपास सर्विस में आएगी तब तक के लिए। और इस डील पे अगर फाइनल मोहर लग जाती है तो इंडियन एयरफोर्स के पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल होगी। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना अब और भी ज्यादा हाईटेक होने वाली है। दरअसल DRDO ने हमारी सेना, नौसेना और एयरफोर्स को नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी सौंपी है। और खास बात यह है कि ये सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत बनी है, यानी कि भारत की छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स ने इन्हें बनाया। ऐसे में दोस्तों इसके कई फायदे हमें मिलेंगे। पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज तैयार की गई हैं। पहला है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी कि फाइटर जेट को बचाने के लिए जो जैमर यूज होते हैं उनमें पावर देने वाला सिस्टम अब भारत में बनेगा। इससे दुश्मन के रडार हमें पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा है नेवल गैंगवे और वाटर जेट। समंदर की लहरों के बीच जहाजों से किनारे पर उतरना अब आसान होगा और साथ ही हमारी फास्ट बोट्स के लिए एक नया वाटर जेट सिस्टम भी बना होगा जो उन्हें सुपर स्पीड देगा। इसके अलावा अंडर वाटर कम्युनिकेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी, इतना ही नहीं, DRDO ने ऐसे ही 12 और नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, यानी कि आने वाला समय आत्मनिर्भर भारत का है। दोस्तों, भारतीय सेना के नए वीडियो में देखा जाता है कि भारतीय सेना ने स्मर्च MBRL सिस्टम को पूरी तरीके से डिप्लॉय किया और वो भी पुंछ और राजौरी सेक्टर के करीब। दोस्तों, ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं है बल्कि ये तबाही है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर है, यानी कि बॉर्डर के इस पार से ही पाकिस्तान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक नोड्स हमारी रेंज में हैं। अगर स्मर्च की सिर्फ 3 से 4 बैटरियां एक साथ फायर की जाए तो 40 सेकंड के अंदर ये दुश्मन के पूरे इलाके को मैदान बना सकती है, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। वही बात करते हैं हमारे इन पड़ोसियों की जो कि सोशल मीडिया पर फतेह सिस्टम को डालते हैं। असलियत तो दोस्तों ये है कि फतेह और कुछ नहीं बल्कि चाइनीज A100 की रीपेंटेड कॉपी है, जिसे खुद चीन भी अब ज्यादा भाव नहीं देता। लेकिन स्मर्च बैटल प्रूवन है और फतेह सिर्फ एक सस्ता जुगाड़ है। पुंछ में स्मर्च की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अगर हिमाकत हुई तो जवाब बहुत भारी मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर पहली बार भारत ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भारतीय फाइटर जेट्स आने वाले टाइम में पक्षियों की तरह उड़ेंगे। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कोई फाइटर जेट पक्षी की तरह अपने पंख का साइज बदल सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन अब यह हकीकत बनने वाला है। दरअसल DRDO ने एक ऐसी मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल टेस्ट किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अभी के एयरक्राफ्ट में जो पंख होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मोड़ने के लिए उनमें जॉइंट्स और फ्लैप्स होते हैं। लेकिन DRDO ने जो बनाया है वो किसी जिंदा पक्षी की तरह उड़ते हुए अपने पंखों का पूरा शेप बदल सकता है। पुराने पंखों के जॉइंट से दोस्तों रडार सिग्नल टकराते थे और प्लेन पकड़ा जाता था, लेकिन ये नया पंख एकदम स्मूथ है जिससे दुश्मन का रडार इसे देख नहीं पाएगा। अब सोचिए दोस्तों, भविष्य में भारतीय वायुसेना और नौसेना के जेट्स हवा में ही अपना रूप बदलकर दुश्मन को चकमा दे पाएंगे और ज्यादा देर तक उड़ पाएंगे, जहां बाकी देश अभी दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। भारत ने इसका वर्किंग मॉडल बनाकर दिखा दिया है और ये नए भारत की ताकत है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स या फिर अनमैन्ड ड्रोन्स में हो सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना के जवान केवल बॉर्डर पर ही नहीं लड़ते बल्कि वो अब खुद के लिए भी हथियार बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन आर्मी का इनो योद्धा प्रोग्राम एक बड़ी सफलता बन गया है। भारतीय सेना ने अपने जवानों के द्वारा डेवलप की गई 5 जबरदस्त टेक्नोलॉजीज को अब बड़ी इंडस्ट्रीज को सौंप दिया है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया। मतलब साफ है कि अब इन टेक्नोलॉजी से तेजी से इन हथियार सिस्टम्स को बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला है एक्सप्लोडर FC टेक। ये सिर्फ नाम नहीं है,
ये एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित यंत्र है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल तरीके से विस्फोट करने या पुराने बमों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। दूसरा है अग्नि अस्त्र रेड किट डिजिटल टैग। जैसे नाम से पता चलता है कि ये आग बरसाने वाला कोई अस्त्र होगा या उसे कंट्रोल करने वाला स्मार्ट सॉफ्टवेयर। अगला है विद्युत रक्षा। ये फील्ड में हमारे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली के झटकों और खराबी से बचाएगा। ये जवानों के लिए सुरक्षा कवच है। और साथ ही बाज अटैक ड्रोन, ये एक छोटा मगर घातक ड्रोन है जो बाज की तरह तेजी से दुश्मनों के छोटे ठिकानों पर हमला करेगा। और यही नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना के जवानों ने मल्टीपर्पज ऑक्टाकॉप्टर भी तैयार किया है जो कि सेना के लिए भारी सामान, राशन या फिर घायल जवान को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में मदद करेगा। ये सब चीजें दिखाती है कि हमारे जवान सिर्फ लड़ने में ही बल्कि टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को मिली है सबसे बड़ी गुड न्यूज। दरअसल हमारी स्वदेशी BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 2 में एक बड़ा चेंज कर दिया गया है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज जो कि पहले 160 किलोमीटर थी उसे बढ़ाकर अब 240 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। और एक बड़ा डेवलपमेंट आप मान सकते हैं क्योंकि अब हम दुश्मन को उनकी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिरा पाएंगे। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चाइना की PL-15 मिसाइल की जो ऑन पेपर रेंज है वो 200 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अस्त्र मार्क 2 की रेंज बढ़ने से ये मिसाइल न सिर्फ PL-15 को टक्कर देगी बल्कि उसे पीछे भी छोड़ देगी। अस्त्र मार्क 2 में दोस्तों डुअल पल्स रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब ये है कि ये पहले लॉन्च पर तेजी से पकड़ती है और फिर टारगेट के पास पहुंचकर एक झटका लेकर जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखती है। आपको याद होगा कि कुछ मौकों पर हमें दुश्मन की PL-15 मिसाइलों को किस हालात में देखा, यानी कि एज इट इज वैसी ही मिली वो, जो अपने टारगेट पर गिर ही नहीं पाई। और ये उनके ऑन पेपर रेंज के दावों पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि इस भरोसेमंद स्वदेशी ताकत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर भी दिया। ये मिसाइलें Su-30 MKI और तेजस जैसे हमारे सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स पर लगाई जाएगी और ये भारत की एयर सिक्योरिटी की दिशा में दोस्तों एक बड़ा स्टेप भी होगा। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने HAL को F404 IN-20 इंजन की 5वीं सप्लाई कर दी है। ये तेजस मार्क 1 फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम है और ये डिलीवरी 99 इंजनों वाले उस करार के तहत हुई है जिसके आधार पर भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमानों का प्रोडक्शन चल रहा है। नया इंजन बताता है कि HAL और GE की पार्टनरशिप मजबूत हो रही है और सप्लाई चेन अब स्टेबल है। नवंबर 2025 में दोस्तों HAL ने GE से 113 अतिरिक्त इंजनों का एक बड़ा करार भी किया था जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। इन इंजनों की डिलीवरी 2027 से 2032 के बीच होगी। वहीं दोस्तों रशियन अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वे Su-57 बेस्ड FJFA प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है और ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। इसमें रशिया ने कहा है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57E की तुरंत ऑफ द शेल वो भारत को देंगे। साथ ही इन एयरक्राफ्ट्स का लोकल प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जाएगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को तुरंत स्थल क्षमता मिलेगी और लॉन्ग टर्म में तो को प्रोडक्शन का रास्ता भी खुलेगा। रशिया का कहना है कि वो भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अगर FJFA को हरी झंडी मिलती है तो ये पार्टनरशिप ब्रह्मोस जैसी एक और बड़ी सफलता बन सकती है। और इवन दोस्तों Su-75 चेकमेट को लेकर भी उन्होंने बात कही। रशिया ने कहा कि इसका पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा। इसमें F-35 जैसी क्षमताएं होंगी लेकिन उससे 50% कम कीमत पर उपलब्ध होगा। इसका मॉड्यूलर डिजाइन और कम मेंटेनेंस होगा जिससे कि ग्लोबल मार्केट के लिए ये काफी आकर्षक ऑप्शन भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों रशिया पहली बार भारत को अपने सबसे एडवांस एविएशन प्रोग्राम में शामिल करने का खुला निमंत्रण दे रहा है। अब फैसला भारत को करना है कि क्या वो Su-57E और FJFA के जरिए 6th जनरेशन के प्रोग्राम्स में शुरुआती एंट्री लेता है या पूरी तरह AMCA रोड मैप पर आगे बढ़ता है। वहीं दोस्तों DRDO ने अब पिनाका 4 को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा गाइडेड रॉकेट है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी, यानी कि ये रॉकेट अब सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता लेकर आ रहा है, वो भी सिर्फ 25% लागत में। DRDO के अधिकारियों के मुताबिक पिनाका मार्क 4 इसकी सटीकता 3 मीटर से भी कम है और इतनी प्रिसीजन आमतौर पर महंगी और क्रूज मिसाइलों में ही मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रॉकेट अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स करेगा, मिड कोर्स में मैनूवर करेगा और टर्मिनल फेज में इवेसिव एक्शन लेकर दुश्मन के एयर डिफेंस को धोखा देगा। इसके लिए इसमें होंगे IN+ IRNSS+ GPS बेस्ड नेविगेशन, मिलीमीटर वेव सीकर, जेट वेन थ्रस्ट वेक्टरिंग और एडवांस ECM सिस्टम। पिनाका 4 में 250 किलो का वॉरहेड होगा और एक लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करेगा। मतलब दुश्मनों के ऊपर सैचुरेशन स्ट्राइक भारत कर सकता है। इवन DRDO इसका नेवल वर्जन भी तैयार कर रहा है जिससे भारतीय नौसेना की 2030 तक तटीय सुरक्षा और समुद्री स्ट्राइक क्षमता को नई ताकत मिल जाएगी। बात साफ हो जाती है कि पिनाका 4 भारतीय सेना और नौसेना दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। कम लागत होगी, लंबी रेंज होगी और क्रूज मिसाइल ग्रेड सटीकता मिलेगी।
वहीं दोस्तों रशिया ने भारत को अपने कॉम्बैट प्रूवन लैंडसेट 3 लॉइटरिंग म्यूनिशन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया, यानी कि न सिर्फ असेंबली बल्कि फुल साइकिल प्रोडक्शन, इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट का को डेवलपमेंट करना और आगे चलकर एक्सपोर्ट राइट्स भी भारत को मिलेंगे। और इस लेवल का सहयोग रशिया ने किसी देश को पहले कभी नहीं दिया दोस्तों। लैंडसेट 3 वो कामिकाज़े ड्रोन है जिसने सीरिया और फिर यूक्रेन में अपनी मारक क्षमता से दुनिया को चौंका दिया था। बता दें कि ये टैंक, आर्टिलरी, रडार और यहाँ तक कि चलती हुई हिमास और लेपर्ड 2 को भी सटीकता से निशाना बना चुका है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो इसकी लंबी रेंज है, ये भारी वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी कीमत भी काफी कम है। मतलब वेस्टर्न सिस्टम्स की तुलना में ये कई गुना सस्ता है। रशियन अधिकारियों ने कहा कि लैंडसेट 3 ने 80% से ज्यादा हिट प्रोबेबिलिटी दिखाई है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सबसे मुश्किल माहौल में। हालांकि यहाँ पर दोस्तों भारत के पास नागास्त्र 1 अल्फा एस जैसे प्रोग्राम है, लेकिन लैंडसेट 3 का कॉम्बैट प्रूवन एक्सपीरियंस और भारी पेलोड इसे एक अलग कैटेगरी में रखता है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना पहले से लॉन्ग रेंज बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक सिस्टम पर तेजी से भी काम कर रही है, खासतौर पर LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पर। ऐसे में दोस्तों अगर लैंडसेट 3 का लोकल प्रोडक्शन शुरू होता है तो ये माउंटेन वॉरफेयर और स्ट्राइक कोर के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है। इवन रशिया के लिए भी ये बड़ा मौका है कि भारत को वो ड्रोन एक्सपोर्ट हब बनाए। कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक बड़ा बूस्ट मिला है। दरअसल HAL ने STT-40 एयरक्राफ्ट का दूसरा सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट TH-4002 सफलतापूर्वक उड़ाया और ये पहली मशीन है जो HAL की नासिक फैक्ट्री में बनी है। बता दें कि मार्च 2026 तक 11 और यूनिट्स इसकी तैयार हो जाएंगी और STT-40 ने अब तक 900 से ज्यादा घंटों की फ्लाइट टेस्टिंग पूरी कर ली है। वहीं दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो ने एक बड़ा कॉन्सेप्ट सामने रखा है, वो भी भारतीय पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए, जो कि इस प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल LNT की एक नई फ्यूचरिस्टिक सबमरीन डिजाइन सामने आया है और ये माना जा रहा है कि आगे चलकर ये प्रोजेक्ट 76 की आधारशिला बन सकता है। LNT ने ये डिजाइन अपनी SOV 400 मिजेट सबमरीन के आधार पर बनाया है, लेकिन ये सिर्फ छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, इसे एक यूरोपियन नेवल डिजाइन एजेंसी ने इंडिपेंडेंटली सर्टिफाई भी कर दिया है, यानी कि अब इसे 2500 टन की फुल स्केल अटैक सबमरीन में बदला जा सकता है, जिसे भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के लिए 6 यूनिट्स खरीदने की योजना बना रही है। SOV 400 की अगर बात की जाए तो ये तो काफी छोटी है, मतलब 490 से 500 टन का डिस्प्लेसमेंट है, इसका लंबाई 44 मीटर है, इसमें 2 SDV पेलोड है सीक्रेट ऑपरेशन के लिए, 533 mm के 2 एक्सटर्नल टॉर्पीडो ट्यूब इसमें लगे हैं, 21 दिनों का इंड्योरेंस टाइम है और स्पीड 10 नॉट तक है। स्टेल्थ डिजाइन है, मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल तो तटीय मिशन, स्पेशल फोर्सेज और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट 76 अपग्रेड जो होगा वो फ्यूचर अटैक सबमरीन्स का होगा, जो कि काफी बड़ा होगा। बताया जा रहा है कि आगे चलकर इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाया जा सकता है और इसका डिस्प्लेसमेंट 2500 टन होगा, जिसमें कि 8 से 12 VLS सेल्स होंगे, ब्रह्मोस SLCM होगा और इवन भविष्य के सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ये दाग सकेगा। मतलब पनडुब्बी के अंदर से स्टेल्थ मिसाइल स्ट्राइक भारत कर पाएगा और यही है आने वाली पीढ़ी की समुद्री लड़ाई। दोस्तों भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन और भारत की डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ने अब एक नई स्ट्रैटेजिक साझेदारी कर ली है और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। दरअसल डासो एविएशन ने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को अपने लेटेस्ट बिजनेस जेट फाल्कॉन 6X के लिए एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें कि पूरे रियल फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली शामिल है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर बैकबोन होता है। इससे पहले डायनामेटिक फाल्कॉन 6X के रियल फ्यूल टैंक का प्रोडक्शन भी कर रही थी और अब उनकी क्षमता को देखते हुए डासो ने उनका रोल और बढ़ा दिया है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।